वसीउद्दीन बगैर लेगी लिपटी बोला, इसका कहना है शहाब कसूरी के सामने आपने एतराफ किया है कि ये लड़की सिर्फ चंद दिन की मेहमान है और ये कि चूंकि आपकी आगोश में आने के लिए इसने निकाह की शर्त पेश की तभी आप निकाह पर राजी हुए और इस निकाह का मकसद बस इसका आर्जी हसूल है। कबीर दादा ने सफाई पेश करते हुए कहा, वो एक मजाक था। शहाब साहब ने मुझे निकाह की बाबत छेड़ा और मैंने कह दिया कि अगर कोई लड़की निकाह के बाद ही मेरे पास आना चाहती है तब मुझे चंद बोल पढ़वाने में क्या हर्ज हो सकता है। असद खान मुस्तफसर हुआ, क्या वाकई आप इस लड़की के लिए संजीदा हैं? कबीर दादा ने कहा, अहमियत ताल्लुक की नोयत की है ना कि तवालत की। फिलहाल वो मेरी बीवी है। और मेरे ख्याल में इतना काफी है। बाकी आप में से जिसकी शादी हो गई इनसे किसी ने ये तस्दीक नहीं चाहिए होगी कि वो कब तक बीवी को अपने पास रखेंगे। मैं भी किसी को इजाजत नहीं दे सकता। वो मेरी खान की जिंदगी ज़ेर बहस लाए और इसके बाद वो लड़की जब तक मेरे घर में है अगर इसके बारे में किसी ने गलत लफ्ज मुंह से निकाला तो मुझसे कोई अच्छी उम्मीद ना रखें। शायद आप धमकी दे रहे हैं? वसीउद्दीन ने गंभीर लहजे में पूछा। कबीर दादा ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, भलाई की बात है इसलिए इसे नसीहत या मशवरा समझेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। अंदाज तो नसीहत वाला नहीं है। शेर खान को भी कबीर दादा की बात अच्छी नहीं लगी थी। शेर खान, आपने समीना बेगम के लिए 4 आदमियों की अदम आबाद की टिकट काटी थी, हालांकि वो इस वक्त तक आपकी कुछ भी नहीं लगती थी। और ये ना कहना कि मुझे इस पर एतराज है। मेरा गिला सिर्फ ये है कि मैं जिस लड़की से निकाह पढ़वा चुका हूँ इसके लिए क्यों ऐसा नहीं कर सकता। कबीर दादा ने अफसोस जाहिर किया। कबीर दादा, आप इस लड़की के लिए 4 अफराद को कत्ल कर चुके हैं और हमें इस पर एतराज भी नहीं है। हमें तो ये शिकवा है कि आपने एक गैंग के सरबराह को तशद्दुद का निशाना बनाया है। अब वो बदला लेने के आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो यकीनन लड़ाई छिड़ जाएगी और ऐसी लड़ाई में नुकसान किसका होगा। वसीउद्दीन एक लम्हे के लिए रुका और फिर तमाम पर सरसरी निगाह दौड़ाते हुए गोया हुआ, हम सबका और हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर दादा इसकी दलील से मुत्तफिक नहीं था तो इस बार इखलाक हुसैन को भी सोचना चाहिए था। असद खान बोला, इसने गलत क्या किया है मगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आप भी इसकी किसी मंजूरी नजर को उठा लेते। कबीर दादा ने तंजिया लहजे में कहा, इसकी बेटी भी जवान है। कबीर दादा, आप इसकी इज्जत उछाल रहे हैं। वसीउद्दीन मुतारिद हुआ, तो मेरी कोई इज्जत नहीं है? एक एमएनए और गैंग के सरबराह की बेटी और एक बाजारी लड़की के दरमियान फर्क तो आप जानते होंगे। वसीउद्दीन, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि वो बाजारी नहीं खानदानी लड़की है और यकीनन इखलाक हुसैन की बेटी से कई गुना इज्जतदार, शरीफ और बाकिरदार है। यही वजह है कि वो मेरी मनकूहा बनकर ही मेरे ख्वाबगाह में दाखिल हुई है। तुम्हें समझा इसलिए रहा हूँ कि मेरे मेहमान बनकर बैठे हो और तुम इसलिए कहा। आपका लब तुम जैसे के साथ लगाना मुनासिब नहीं लगता। वसीउद्दीन हाथ में थमा गिलास मेज पर रखते हुए खड़ा हो गया। शुक्रिया, और अब ऐसी जगह बात होगी जहाँ तुम्हारे पास ये बहाना ना हो कि मैं तुम्हारे घर में बैठा हूँ। आप लोग तो लड़ने लगे। वसीउद्दीन साहब प्लीज बैठे। काशिफ राजपूत ने बात संभालने की कोशिश की। राजपूत साहब, अब हम किसी को शमशेर दादा बनने की इजाजत नहीं देंगे। कल शहाब कसूरी के यहाँ इस मसले पर तफसीली बातचीत होगी और जो गलती पर हुआ इसे माफी मांगना पड़ेगी या नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये कहकर वो लंबे कदम रखता हुआ बाहर निकल गया। शायद हमें भी चलना चाहिए, असद खान ने ख्याल जाहिर किया। मेरा भी यही ख्याल है। शेर खान ने इसकी तायद की। क्या मैंने गलत बात की है? कबीर दादा असद खान और शेर खान की तरफ मुतवज्जा हुआ। असद खान ने कहा, अगर बात गलत भी नहीं थी तो अंदाज जरूर गलत था। आने के लिए शुक्रिया। कबीर दादा ने खड़े होकर दोनों से मुसाफा किया। वो दोनों भी वहाँ से निकल गए। अलबत्ता काशिफ राजपूत और पाशा वहीं बैठे रहे। इनके जाते ही पाशा ने कहा, अगर थप्पड़ की अमान पाऊं तो एक बात कहूं कबीर दादा। वो कबीर दादा से काफी बेतकल्लुफ था। कबीर दादा की इजाजत ही से इसने अलहदा गैंग बनाया था। कबीर दादा ने मुंह बनाया, एक तुम ही रह गए हो, कह लो। क्या वाकई में आपको वो बहुत प्यारी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कबीर दादा ने नफी में सर हिलाया। अगर इखलाक हुसैन ने बेगैरती न की होती तो शायद आने वाली सुबह इसे हमेशा हमेशा के लिए वापस भेज देता। अब मेरी अना का मसला आ रहा है। मुझे इस लड़की की नहीं अपनी परवाह है, क्योंकि एक ऐसी लड़की जिसे मैं आर्जी तौर पर सही लेकिन बीवी का दर्जा दे चुका हूँ, इस पर कोई हार डाले ये मेरी गैरत को गवारा नहीं। अगर मैं इसे निकाह पढ़ा कर लाया होता तो यकीनन इतना सख्त रद्द अमल जाहिर ना करता। पाशा बगैर लगी लिपटी बोला, आप खुद को धोखा दे रही हैं हमें? क्या मतलब? कबीर दादा ने नाराजगी भरे लहजे में पूछा।
कबीर दादा, मैंने अलहदा गैंग जरूर बना लिया है, मगर कोशिश के बावजूद आपसे अलहदा नहीं हो पाया हूँ। मैं हर दूसरे दिन आपके मुहाफिजों से तफसीली बातचीत करता हूँ, आपके बारे में मुकम्मल मालूमात लेता हूँ और आपके मुहाफिज भी जानते हैं कि मैं क्यों आपसे बाखबर रहना चाहता हूँ, इसलिए वो कोई बात नहीं छुपाते। और आपने कल जिस कैफियत के तहत ये सारी कार्रवाई की है, इससे इन सतही ज़हनी के मुहाफिजों ने भी अंदाजा लगा लिया था कि आप अपने हवासों में नहीं थे। आपको इस हालत में उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। इनके नजदीक आप लड़की को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और ये सच है, तो मैं गुजारिश करूंगी कि वापस लौट आए। आपका मुकाम और शख्सियत इस बात से मेल नहीं खाती कि एक लड़की के लिए बदनाम हो जाए। राजपूत, आपको भी यही लगता है? कबीर दादा ने खामोश बैठे काशिफ से पूछा। कबीर दादा की तरह वो भी शमशेर दादा का शागिर्द था और दोनों शुरू दिन से दोस्त थे। हाँ, काशिफ राजपूत ने बगैर हिचकिचाते एतराफ किया। जो कुछ सुना है इसके मुताबिक तो यही लगता है कबीर दादा, अगर किसी की खातिर यूं बेचैन होकर खुद ही भाग पड़े तो इसका मतलब यही है कि इस शख्स की अहमियत को तस्लीम करता है और अब फसीहुद्दीन के साथ आपका सलूक इस बात को मजीद तकवीत दे रहा है। यार, आप लोगों के नजदीक भी मेरी जबान की कोई अहमियत नहीं? क्या मुझे इस बात से तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि एक लड़की को मैं बीवी बनाकर लाया और मुझसे कम हैसियत का आदमी इसे उठाकर ले जाए और या इसके बारे में बकवास करना शुरू करे? पाशा बोला, आपके गैंग में दर्जनों ऐसे अफराद मौजूद है जिस इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते थे और इससे पहले भी आप अपने आदमियों से ही काम लेते थे। अलबत्ता कोई बहुत ही अहम काम हो तो आप खुद तशरीफ ले जाते हैं। गोया इस छोकरी को लाना निहायत अहम था। क्या आज थप्पड़ खाने का इरादा करके इस घर से चले थे? पाशा बेफिक्री से बोला, मार लो कबीर दादा, अभी तक मेरी आदत तब्दील नहीं हुई है। आप लोग क्यों इसे मेरी महबूबा बनाने पर तुले हुए हैं? वो झल्लाते हुए खड़ा हो गया। पाशा ने इसके हाथ से पकड़कर दोबारा बिठा दिया। कबीर दादा, इखलाक हुसैन ने मुआसत करके इस लड़की को आपकी बीवी तस्लीम करते हुए गोया सरेंडर कर दिया है। अब वो झगड़ा खत्म करना चाहता है। इसके बाद हमें बुला के ये सारा किस्सा दोहराने की क्या जरूरत थी? अगर आपके नजदीक इस लड़की की अहमियत नहीं थी और आप इस टुनटुने को खत्म करना चाहते हैं तो इसी वक्त इखलाक हुसैन के सामने ही इसे तलाक देकर कहते, बस आपकी जिद पूरी हो गई। यकीनन इखलाक हुसैन भी खुश होकर किसी इंतकामी कार्रवाई से बाज आ जाता। कबीर दादा ने मुंह बनाया, ना मैं किसी इंतकामी कार्रवाई से डरता हूँ और ना मुझे किसी थर्ड क्लास इंसान को खुश करने में दिलचस्पी है। पाशा बसूख से बोला, यकीनन आप किसी से नहीं डरते, लेकिन झगड़ा तो आप भी नहीं चाहते। इसी वजह से आपने हमें बुलाया ताकि दोनों तरफ ग्रुपों की तादाद बराबर रहे। मगर फसीहुद्दीन के इस लड़की के खिलाफ जरा सा बात करने पर आप भड़क उठे और अमन बरकरार रखने की सारी कोशिशों को ठोकर मार दी, क्योंकि वो आपको बहुत अजीज है। बाहर में जाए वो, फजूल बातें ना किया करो। कबीर दादा आपे से बाहर हो गया था। पाशा घबराए बगैर बोला, अच्छा ठीक है, यूँ है कि आप आज रात इस लड़की के साथ शुगल करें और सुबह सवेरे कुछ देर दिलाकर इसे चलता कर दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। कबीर दादा पुरख्याल लहजे में बोला, इखलाक हुसैन इसे तंग करेगा तो करता रहे। पाशा बेपरवाही से बोला, आपकी जिम्मेदारी दिलावर शेख तक महदूद थी। इसे पूरे पाकिस्तान के मर्दों से बचाने का ठेका आपने नहीं ले रखा। आप इसके बॉडीगार्ड नहीं, एक गैंग के सरबराह हैं। खुद को इतना हल्कान ना करें कि एक चोगरी के लिए दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा मोल लेते रहें। वो बहुत मजलूम है यार। कबीर दादा का थका हुआ लहजा जाहिर कर रहा था कि इसके पास दलाइल खत्म हो चुके हैं। यकीनन वो पाकिस्तान में अकेली मजलूम नहीं है, बल्कि कई मजलूम तो आपके जुल्म का निशाना बन चुके होंगे। आप इमाम मस्जिद या तबलीगी जमात के मुबल्लिग नहीं, एक गैंगस्टर हैं। कबीर अली खान नहीं, कबीर दादा हैं। और दादा का लफ्ज आपकी उम्र नहीं, ओहदे को जाहिर कर रहा है। ठीक है यार, दिमाग खराब ना करो, सुबह से भेज दूंगा। वो अपने लिए दूसरा गिलास भरने लगा। काशिफ राजपूत और पाशा के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। काशिफ ने कहा, अब हमें भी इजाजत दें, चंद जरूरी काम निपटाने हैं। ठीक है, जाएं, कल शहाब कसूरी के यहाँ मुलाकात होगी। पाशा खलूस से बोला, दादा मैं जानता हूँ कि आप अकेले भी इन तमाम का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं वादा करता हूँ हमेशा हमें अपने दाएं बाएं ही पाएंगे। जानता हूँ। कबीर दादा ने आसपास में सर हिला दिया। इनके जाने के 2-3 मिनट बाद इसका सेक्रेटरी अजीम इजाजत मांग कर अंदर दाखिल हुआ। दादा, साहिल वाले अड्डे पर जाना होगा, 2 दिन से नहीं जा सके हैं। कबीर दादा ने दीवार पर टंगी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। सुइयां 10:30 बजने का ऐलान कर रही थी। एक लम्हा सोचने के बाद वो अपने मुहाफिजों के नाम लेते हुए बोला, इम्तियाज, बाकिर वगैरह को साथ ले जाओ, मैं वापस जा रहा हूँ। आप अकेले? अजीम ने कुछ कहना चाहा, मगर कबीर दादा की तेज नजरें देखते ही गड़बड़ा कर बात तब्दील कर दी। सुजुकी खड़ी है ना, इसलिए मैं चला जाऊंगा। कबीर दादा ने हाथ से इसे जाने का इशारा किया और अजीम सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ मुड़ गया।
सहन में जाते ही इसने इम्तियाज पार्टी को तैयार होने का हुक्म दिया। इम्तियाज ने कहा, कबीर दादा को तो बाहर निकलने दो। वो चारों सहन में कुर्सियां लगाकर ताश खेलने में मसरूफ थे। कबीर दादा साथ नहीं जा रहे, वो वापस घर जा रहे हैं। ये कहते हुए अजीम कबीर दादा की कार की तरफ बढ़ गया। इतनी जल्दी वापस जा रहे हैं और वो भी अकेले? बाकर ने हैरानी से कहते हुए हाथ में पकड़े पत्ते मेज पर फेंक दिए। उसने कहा, तो क्या दादा अकेला भी 10-15 अफराद पर तो भारी है। भाई दादा तो गया काम से। 10 बजते ही बीबी हज्जन की याद सताने लगी। बाकर की तकलीद में इम्तियाज भी हाथ झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। ऐसे क्या कहते हो, ये इश्क कब तक कायम रहेगा? गाड़ी में बैठते हुए इम्तियाज बख्श की तरफ मुतवज्जा हुआ। बख्श वसूख से बोला, इतनी जल्दी खत्म होता नजर नहीं आता। कम वक्त भला की खूबसूरत और मासूम है। आज सुबह लॉन में नमाज पढ़ रही थी, फिर वहीं टहलती रही। दुपट्टा भी सर से नहीं सरकने देती। पता नहीं एक गैंगस्टर के हाथ कैसे चढ़ गई। रुखसार ने ख्याल जाहिर किया, ऐसी लड़कियां हद दर्जे की शोहर परस्त होती हैं। खुद से तो इसने कभी तलाक नहीं मांगना। इम्तियाज मुंह बनाते हुए बोला, बात इसकी नहीं, कबीर दादा की मर्जी की है। वो अपने हवासों में कब है? बाकर ने कहका लगाया। देखते नहीं किस तरह 10 बजते ही भाग पड़ा, जबकि वो नमाज़न सुबह और अभी शाम को घर से निकलते वक्त बाहर तक कबीर दादा को रुखसत करने आई थी। कार के दाखिली दरवाजे से निकलने तक वहीं खड़ी कबीर दादा की तरफ मुतवज्जा रहे। दादा भी बार बार मुड़कर यूं देख रहे थे जैसे मजनू लैला को देखा करता था। तमाम बाकर की बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े थे। कार के हॉर्न की आवाज कान में पड़ते ही वो चलकर खड़ी हुई और भागते हुए बाहर निकल आई। ड्राइंग रूम के दरवाजे से निकलते ही इसकी नजर सीमेंट की रोश पर रुकती हुई सुजुकी कार पर पड़ी और इसकी खुशी एकदम मान बढ़ गई थी। वो कबीर दादा की गाड़ी नहीं थी, यूं भी वो अकेली कार में सफर नहीं किया करता था। वो वापस मुड़ने ही लगी थी कि दरवाजा खोलकर तवील कामत कबीर दादा कार से बरामद हुआ। इसके मायूसी भरे चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ और वो वहीं जम गई। कबीर दादा ने भी इसे देख लिया था। कार से बाहर निकलकर वो इससे अनजान बनता हुआ चौकीदार को मुखातिब हुआ। कार गैराज में खड़ी करवा दो। जी दादा कहकर चौकीदार ड्राइवर को बुलाने चल पड़ा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया जहां तनावुश चेहरे पर तबस्सुम बखेरे खड़ी थी। आ गए आप? इसके करीब पहुंचते ही वो कबीर दादा के बाजू से चिमट गई। कहा था ना कि तुम्हारे रोमांस झाड़ने से मुझे खौफ होती है। मुलाजमीन के सामने मना किया था ना, शौकी भरे लहजे में कहते हुए इसके बाजू से चिमटी रही। कॉलेज की यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है और कपड़े नहीं है क्या? कबीर दादा जानता था कि वो बात आने वाली नहीं, से मौजूद तब्दील कर दिया। क्यों नहीं है, लेकिन मेरी सहेलियां कहती हैं कि ये लिबास मुझ पर बहुत जचता है और इन कपड़ों में मैं ज्यादा खूबसूरत नजर आती हूँ, बस इसीलिए पहन लिया। सच ही कहती हैं। कबीर दादा के अंदर कहीं दूर से एक आवाज उभरी जिसे इसके होंठों तक रसाई हासिल नहीं हुई थी। इसने मुंह बनाया, तो खूबसूरत लगने से क्या होगा? वो शरारती लहजे में बोली, बीवी का मकसद अपने शौहर को खुश करना होता है। सोचा शायद इस तरह आपको ज्यादा प्यारी लगूं। दिमाग खराब है तुम्हारा। वो तो है, अगर खराब ना होता तो आपसे प्यार करती। मिन्नत किसने की है? कबीर दादा को जाने क्यों इसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया था। अपना बाजू इसकी गिरफ्त से आजाद कराते हुए वो सोफे पर बैठ गया। तनावुश खिलखिलाते हुए कालीन पर बैठकर इसके बूटों के तस्मे खोलने लगी। गुस्से में और भी प्यारे लगने लगते हैं। शट अप। इसे लगा तनावुश इसे छिड़ा रही है। ऐसी भी क्या गलत बात कह दी? इसके बूट उतार कर एक जानिब रखते हुए तनावुश ने इसके घुटनों पर थोड़ी रखकर इसकी आंखों में झांकने लगी। वो बेजारी जाहिर करते हुए बोला, अगर तुम्हारे रोमांस में थोड़ा वक्फा आ जाए तो मैं लिबास तब्दील कर लूं। कर लेना, ऐसे भी क्या जल्दी है। इसके साथ बैठकर वो टाई की गिरा ढीली करने लगी। पढ़ाई हो रही थी। मेज पर बिखरी किताबें देखते हुए वो पूछने लगा, हाँ, सोचा आपसे इजाजत मांगकर इम्तिहान में बैठ जाऊंगी। 3-4 हफ्ते बाद ही इम्तिहान शुरू होंगे, तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। क्लासें तो अब तक लग रही हैं। सुबह जी को कॉलेज का नाम पता बता देना, वो 3-4 दिन की छुट्टी करा देगा। मेरा मतलब तुमने यहाँ 2-4 दिन ही रहना है, इसके बाद तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी ना। ये कहते हुए कबीर दादा को याद आया कि वो पाशा को ये कहकर आया था कि सुबह इसे वापस भेज देगा, मगर तनाव के सामने आते ही इसे अपना इरादा कमजोर पड़ता नजर आ गया था। वो खिलखिलाते हुए पूरे एतमाद लहजे में बोली, आपकी मर्सिडीज में बैठकर इम्तिहान देने जाया करूंगी। बस शेख चिल्ली की तरह मंसूबे बनाती रहा करो। ख्वाब देखने पर पाबंदी है क्या? इस मर्तबा अपना दुख छुपा नहीं पाई थी। इसकी बात कबीर दादा को बच्ची की तरह लगी थी। इसकी जानिब सर घुमाते हुए वो तसल्ली देता हुआ बोला, तस्वीर बहाने की जरूरत नहीं, ये मर्सिडीज तुम्हारी हुई, घर जाते ही साथ लेती जाना। मुझे मर्सिडीज पर नहीं, मर्सिडीज वाला चाहिए। वो जैसे फट पड़ी थी। नामुमकिन है, वो बिगड़ कर बोली, मैं यही रहूंगी, कहीं नहीं जाने वाली, समझे आप? दिमाग खराब ना किया करो। ठीक कब तक? ज्यादा बकवास ना किया करो, मार खाओगी। अच्छा छोड़े ना झगड़े को, ये बताएं आज जल्दी क्यों लौट आए?
मेरी परचून की दुकान नहीं है कि लगी बंदी रोजमर्रा होगी। कोई जरूरी काम नहीं था तो लौट आया हूँ। मुमकिन है अभी कॉल आ जाए और जाना पड़े, अभी तो नहीं जाने दूंगी। करीब होकर इसने सर कबीर दादा के कंधे पर रख दिया। जानती हो तुम्हारे मोहब्बत जताने और चाहत के इजहार पर मुझे इतनी खौफ होती कि जी चाहता है तुम्हें बगैर लम्हा जाया किए घर भेज दूं। बेजारी जाहिर करते हुए भी कबीर दादा ने इसे दूर नहीं धकेला था। वो शरारती लहजे में बोली, अगर वादा करो कि ऐसा ना करने पर मुझे घर नहीं भेजोगे तो कभी ऐसा नहीं करूंगी। अभी तक इस तोहफे को नहीं खोला। अचानक कबीर दादा की नजर इखलाक हुसैन के दिए हुए तोहफे पर पड़ी, जो वैसे ही पैक शुदा तुपाई पर पड़ा था। आपका दोस्त बज़ाहिर तो इखलाक का मुजाहिरा कर रहा था, मगर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे इसने दिल से ये तोहफा नहीं दिया। कबीर दादा को इस छोटी सी लड़की के मुशाहिदे पर खासी हैरानी हुई थी। वो अल्फाज में सर हिलाते हुए बोला, सही समझा, वो दोस्त नहीं है, बस दोस्ती का नकाब पहन कर आया था। हकीकत में वो मेरा सबसे बड़ा मुखालिफ है। तनावुश इस तबादुल छोड़कर तपाई की तरफ बढ़ी और तोहफे को उठाकर कूड़ा करकट की टोकरी में फेंक दिया। ये क्यों? कबीर दादा ने हैरत भरे लहजे में पूछा। वो बेपरवाही से बोली, दुश्मन से मैं जिंदगी का तोहफा भी कबूल ना करूं। वो मेरा दुश्मन है। कबीर दादा ने इसे याद दिलाया, क्या आपके दुश्मन को मैं खैरख्वाह समझ सकती हूँ? कबीर दादा इसकी बात का जवाब दिए बगैर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। तनावुश अपनी किताबें समेटकर इसके पीछे बढ़ गई थी। लिबास तब्दील करके वो अलमारी की तरफ बढ़ा। तनावुश इसके कपड़े हैंगर में लटकाने लगी। अलमारी को ताला किसने लगाया है? मैंने। बेड की तरफ बढ़ते हुए वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, बोतल निकाल कर रेक पर रख दी है ना? रेक से बोतल उठाकर वो सोफे पर आ बैठा। एक और बोतल भी ले आओ। एक काफी है। तकिए पर नीम दराज होते हुए तनावुश ने मुश्काफी की। मैं समझा नहीं। ग्लास मुंह से लगाते हुए वो इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैंने कहा एक बोतल पर गुजारा करें। दिमाग जगह पर है तुम्हारा या कल वाली बेइज्जती भूल गई हो? तनावुश खामोशी से इसे घूरती रही। जवाब देने की जरूरत इसने महसूस नहीं की थी। कबीर दादा अभी मजीद कुछ कहे पीने की तरफ मुतवज्जा हो गया। बोतल खाली करके वो इसकी तरफ बढ़ा। चाबी कहाँ है? इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तनावुश से इसके बाजू को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। बस करे ना, एक बोतल काफी है। दूंगा एक, गुस्से भरे लहजे में कहते हुए इसने थप्पड़ तोला। धमकी ना दे, मार ले। तनावुश ने अपना रुखसार इसकी जानिब सीधा किया। बकवास बंद करो, चाबी इधर दो। कबीर दादा का गुस्सा बढ़ने लगा। मुझे आधा घंटा दो, अगर सुला ना दिया तो पी लेना। कबीर दादा को जबरदस्ती बिठाने की कोशिश करते हुए तनावुश ने लगावट जाहिर की। वो जिद होते हुए बोला, आखिर तुम्हें मसला क्या है? मसला ये है कि जो 2 दिन यहाँ हूँ, मुझे भी वक्त चाहिए। वो धाड़ा, नहीं हो तुम 2 दिन यहाँ, सुबह दफा कर दूंगा तुम्हें। इतना गुस्सा करते हैं आप? मुलाजिम सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि छोटी सी लड़की को डांट रहे हैं? वो इसे बच्चों की तरह पुचकारने लगी। चाबी इधर करो। कह दिया ना, नहीं दूंगी। रोजाना एक बोतल पर गुजारा करना पड़ेगा। कबीर दादा जानता था कि एक थप्पड़ खाकर इसने बेहोश हो जाना है और जबानी कलामी वो मान के नहीं दे रही थी। वो लहजे में थोड़ी नरमी पैदा करता हुआ बोला, देखो तनावुश, मेरे कामों में मुदाखलत करना बंद कर दो। मैं अपना अच्छा बुरा जानता हूँ। अगर अच्छी चीज है तो मैं भी पीऊंगी। वो जिद होते हुए बोला, तो मना किसने किया है? वो खिलखिला कर हंसी। कितने बुरे हैं आप, छोटी सी बच्ची को शराब पीने की तरकीब दे रहे हैं। चाबी इधर करो। कबीर दादा ने अपना मुतालबा दोहराया। तनावुश ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, अच्छा एक मिनट बैठ कर मेरी बात तो सुने ना। बोलो। बादल नख्वास्ता वो बेड पर बैठते हुए मुस्तफसर हुआ। तनावुश ने इसके कंधों पर हाथ रख कर जबरदस्ती धक्का देकर तकिए पर लेटाया और बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली, मैं सुला देती हूँ ना। वो कबीर दादा इसके धक्के से नीचे नहीं गिर सकता था, मगर जाने क्यों उसने अपना बदन इस नर्म और नाजुक लड़की के हवाले कर दिया। तनावुश की हर दर्मी पर इसे गुस्सा आ रहा था। गुस्से का इजहार भी इसने किया, मगर कोई इंतहाई कदम ना उठा सका। ना तो इसे थप्पड़ रसीद कर सका, ना जबरदस्ती से चाबी छीन सका, और आखिर में इसके सामने हथियार डालते हुए वो लेट गया। ये सोचकर 2 दिन के बाद यूं भी चली जाएगी, या फिर ये भी इसकी गलत फहमी थी, शायद वो जाने के लिए नहीं ले जाने के लिए आई थी। बालों में उंगलियां फेरते हुए धीमी आवाज में गुनगुनाने लगी। सूरत की तरह इसकी आवाज भी सुरीली थी। कबीर दादा की आंखें इस बच्चे की तरह बंद होने लगी जिसे लोरी सुनाई जा रही हो। रात को जल्दी सोने की वजह से सुबह इसकी आंख जल्दी खुल गई थी। वो सोफे पर बैठी पढ़ाई में मसरूफ थी। गाहे गाहे इसकी नजरें कबीर दादा की तरफ भी उठ जाती। इसे कसमसा कर उठते देखकर वो तीर की तरह इसकी तरफ बढ़ी। नींबू नचोड़े पानी का गिलास इसने मेज पर तैयार रखा हुआ था। ये ले। गिलास पकड़ाते हुए वो इसके करीब ही बैठ गई। कबीर दादा ने खामोशी से गिलास को मुंह से लगा लिया। नाश्ता ले आऊं या अपने वक्त पर नाश्ता करेंगे? खाली गिलास इसकी जानिब बढ़ाते हुए मुस्तफसर हुआ। जाग तो गया हूँ, क्या करूँगा? वो मासूमियत से बोली, मुझसे बातें?
इतना फालतू दिमाग मेरे पास है नहीं जो तुम्हारी बेमजा और बेमतलब बातें सुनता रहूं। कबीर दादा ने मुंह बनाया। अच्छा मैं नहीं करती बातें, आपकी सुनूंगी। ये कहते हुए वो इसकी गोद में सर रख कर लेट गई। ये क्या बेहूदगी है, ये कहते हुए कबीर दादा ने इसे कंधों से पकड़कर बेड पर फेंक दिया। तनाउश ने इसकी कमर के गिर्द बाजू लपेटने की कोशिश की मगर कबीर दादा ने इसकी कोशिश नाकाम बना दी। अच्छा दूर दूर बैठकर बातें कर लेंगे, वो बुरा मनाए बगैर इसने उठने की कोशिश करते हुए कबीर दादा का बाजू पकड़ लिया। बताया था ना मुझे ऐसी बातों से चिढ़ है, कोफ्त होती है तुम्हारी हरकतें देखकर। इसकी गिरफ्त से बाजू छुड़ाकर वो गुस्सल खाने की तरफ बढ़ गया और तनाव होंठों पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। इसके पहनने के कपड़े वो पहले से अलमारी से बाहर लटका चुकी थी। इसका नाश्ता तैयार करने तक वो सूट पहन कर निकल आया था। टाई हस्ब आदत इसने मफलर की तरह गले में डाली हुई थी। नाश्ता करने के बाद ही वो टाई बांधा करता था। आज सवेरे तैयार होने की वजह से इसने बैठने से पहले मोबाइल फोन पर अजीम को कॉल करके आधे घंटे तक अपनी आमद का बता दिया था। पेट के साथ इसने मेज पर सजे नाश्ते को देखकर हैरानी भरे लहजे में बोला, ये पराठा और अंडा फ्राई किस लिए? ये मेरा नाश्ता है। इसे मुतला करते हुए वो अंडा छीलने लगी। सुबह सवेरे उठ जाती हो तो इसी वक्त कर लिया करो। अम्मी जान कहती हैं बीवियों को शोहर से पहले नाश्ता वगैरह नहीं करना चाहिए, इनके साथ या बात करना चाहिए। वो तंजिया लहजे में बोला। हंसी आती है ये बरसूदा बातें सुनकर, तो हंस ले। साफ अंडा प्लेट में रखकर इसने दूसरा अंडा उठा लिया। अम्मी जान ने ये कभी नहीं बताया कि शोरों को रोकना टोकना नहीं चाहिए। तनावुश के होंठों पर शरारती हंसी नमूदार हुई। बताया तो है मगर हर बात पर अमल तो नहीं किया जा सकता ना। जिस दिन तुम्हें एक थप्पड़ भी लग गया ना ये शोखी शरारत भूल जाओगी। ख्याल रखना नाजुक सी हूँ कहीं आपके थप्पड़ से जान ही ना निकल जाए। जूस का गिलास भरते हुए वो शोखी से बोली। अच्छा है जल्दी जान छूटेगी, कितना शौक है जान छुड़ाने का। वो इसके बाजू से लग गई। नाश्ता कर लो ठंडा हो जाएगा। इसके चाहत जताने पर कबीर दादा ने हस्बे आदत नाक बू चढ़ाई। वो चाहते हुए बोली, अगर पहला निवाला आप खिलाएं तो कर लेती हूँ वरना नाश्ता नहीं करूंगी। बाहर में जाओ। जब आप गुस्सा करते हैं तो जी करता है। वो फिक्रा पूरा किए बगैर हंस पड़ी। क्या? कबीर दादा ने इसकी तरफ गुस्सीली नजरों से घूरा। छोड़े, अगर बता दिया तो आप कुछ और प्यारे लगने लगेंगे। शरारती लहजे में कहते हुए इसने वजाहत की। मेरा मतलब है मजीद गुस्सा करके। कबीर दादा ने गहरा सांस लेते हुए कहा, जानती हो तो मेरी जिद और अना की वजह से यहाँ नजर आ रही हो। कुछ लोगों का इसरार था कि एक छोकरी को मैं इतनी अहमियत ना दूं और मैं अपनी बात पर अड़ गया। इसरार करने वाला काफी बड़े लोग हैं, इनमें से एक कल तुम्हें तोहफा देकर भी गया था। अगर वो तुम नाम लोग मुझे मजबूर करने की कोशिश ना करते तो यकीन मानो तुम कल की घर जा चुकी होती। अच्छा, मैं यूं ही इन्हें अपना दुश्मन समझे बैठी हूँ। तनावुश ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ वो दुश्मन तो ना हुए ना? तुम्हारी तो कोई किल सीधी ही नहीं है। टिश्यू से हाथ साफ करके वो टाई बांधने लगा। उस रात से बोली, एक मिनट टाई मैं खुद बांधूंगी। कल तो तुम्हें कह रही थी तुम्हें टाई बांधने का तरीका नहीं आता। गुज़श्ता रात आपके आने से पहले यही सीखती रही। अब आ गया है एतमान से कहकर वो इसके टाई बांधने लगी। पहली मरतबा इसने उल्टी गिरा लगा दी। दोबारा खोलकर इसने सीधा करने की कोशिश की मगर फिर उल्टा कर दिया। इसने तंजिया लहजे में पूछा, घंटा एक लग जाएगा, सब्र करे ना। इसने रूहान से लहजे में इसे डांटा। ये ऐसे बांधते हैं। वो तंग आकर इसे समझाने लगा। अब नहीं भूलेगा। कबीर दादा की हिदायत पर अमल करते हुए इसने गिरा लगाकर बच्चों के से अंदाज में खुशी का इजहार किया था। अब नाश्ता कर लो। वो जाने के इरादे से खड़ा हो गया। वो मुस्कुराई। बता दिया ना ऐसे नहीं करूंगी। इसके साथ खड़े होकर वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगी। कबीर दादा इसकी आदत से वाकिफ था। खामोशी से खड़ा इसे घूरता रहा। इसके चेहरे और छाती पर फूंक मारते हुए बोली, जल्दी आने की कोशिश करना। अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाते हुए कबीर दादा चल पड़ा। इसके बार बार डांटने और शर्मिंदा करने का तनावुश पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो हस्बे आदत इसके पीछे ही बढ़ गई थी। गाड़ियां तैयार खड़ी थी। अजीम ने इसके लिए दरवाजा खोला। वो इसके करीब रुकते हुए बोला, तुम आज यहीं रह जाओ। इसके दाखिले का कोई मसला था। कॉलेज के प्रिंसिपल से जाकर मिल लेना। इसके दाखिले का मसला है दादा? अजीम की समझ में नहीं आया था। कबीर दादा ने गहरा सांस लेके फिर पीछे मुड़कर देखा। तनावुश दरवाजे पर खड़ी इसकी जानिब मुतवज्जह थी। वो मुसीबत जो दरवाजे पर खड़ी है। कबीर दादा के लहजे से शौराना बेबसी का इजहार हो रहा था। अजीम के होंठों पर तबस्सुम जाहिर हुआ मगर वो फिर होंठ भींचकर खुद को संजीदा जाहिर करने लगा। ठीक है दादा, ये हो जाएगा। अलबत्ता एक और मसला है। वो क्या? गाड़ी में बैठते हुए वो शीशा खोलकर अजीम की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। तनवीर प्लाजा और अब्बासिया मार्केट के दुकानदारों को मुकामी थानेदार तंग कर रहा है। नया थानेदार है, वही पुराने वाला है, राव अजमल रहीम। इसका हिस्सा भी बाकायदगी से दिया जा रहा है। कबीर दादा ने पूछा, जरा इसका बायोडेटा दोहराओ।
और अजीम इसके बारे में तफसील बताने लगा। अजीम की बात खत्म होते ही इसने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, मैं इसे देख लेता हूँ। ये कहते ही इसकी नजरें तनावुश की जानिब उठ गई। वो दरवाजे से टिक लगाए किसी तस्वीर की तरह खड़ी थी। इसका मासूमियत भरा अंदाज देखकर एक लम्हे के लिए कबीर दादा का जी चाहा कि जाकर इसे अपने हाथ से नाश्ता करा दे। न जाने इसे क्यों यकीन था कि वो नाश्ता नहीं करेगी, मगर फिर वो झटक कर रह गया। सर इसे खामोश पाकर ड्राइवर ने पूछा, चले दादा? हाँ चलो, चौंकते हुए इसने तनावुश से नजर हटाई। गाड़ी के आगे बढ़ते ही वो एक मरतबा फिर मुड़ के देखने लगा। गेट से निकलते ही इससे रहा नहीं गया था। मोबाइल फोन निकाल कर वो इसका नंबर मिलाने लगा। तीसरी चौथी घंटी पर इसने कॉल वसूल की। यकीनन मोबाइल कमरे में था, वो बाहर से भाग कर गई थी। जी, इसकी खुशी से भरपूर आवाज ने कबीर दादा के कानों में रस घोला। इसने बहाना गढ़ा, कल जो सूट पहना था इसकी जेब में एक विजिटिंग कार्ड पड़ा हुआ था। इसमें तो सिर्फ पर्स पड़ा था और मैंने इन कपड़ों में मुंतकिल कर दिया था। तुम इन कपड़ों में दोबारा भी देख लो। ठीक है, इसकी आवाज में शामिल मायूसी जाहिर कर रही थी। वो कॉल इसकी तवक्को के बरअक्स निकली थी। और हाँ, नाश्ता कर लेना। कबीर दादा ने यूं जाहिर किया जैसे राब्ता मुनक़ता करते हुए इसके जहन में कोई बात आ गई थी। वो खुशी से चहकी, इस शर्त पर कि कल आप पहला निवाला अपने हाथों से खिलाएंगे। हद डरने की भी कोई हद होती है। इसने मसनूई गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, कभी तो संजीदा हो जाया करो। हाँ या ना में जवाब दे। इसका खुशी से भरपूर लहजा जाहिर कर रहा था कि वो कॉल की नौयत को जान चुकी थी। ठीक है मिस मुसीबत, खा लेना। इसने गोया बादल नाख्वास्ता हामी भरी। इसका अब कर लेती हूँ। सुनकर कबीर दादा ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। गाड़ियों के गेट से निकलते ही इसने अजीम को अपनी तरफ आते देखा। इसके अंदाज से लग रहा था कि वो इससे कोई बात करना चाहता है। कमरे की तरफ जाने का इरादा मुलतवी करते हुए इसके करीब आने का इंतजार करने लगी। बेगम साहिबा, इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही तक इसके कानों में घंटी की आवाज गूंजी। न जाने क्यों इसे लगा कि कबीर दादा की कॉल है। एक मिनट भाई, कत्ता कलामी करते हुए वो कमरे की तरफ भागी। इसके अंदाजे के मुताबिक कबीर दादा ही था। बात के अख्तिताम पर वो खुशी से झूम उठी थी। बगैर किसी शक व शुबे के इसे मालूम हो गया था कि कबीर दादा की कॉल का मकसद क्या था। राब्ता मुनक़ता होते ही वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। अजीम का बेगम साहिबा कहना इसे बहुत अच्छा लगा था। जी भाई, आप कुछ कह रहे थे? अजीम ड्राइंग रूम में इसका मुंतजिर था। जी बेगम साहिबा, कबीर दादा आपके दाखिले के बारे में कुछ बता रहे थे। बैठो। निशिस्त संभालते हुए इसने अजीम को बैठने का इशारा किया। शुक्रिया। इसके सामने बैठते हुए अजीम ने नोटबुक निकाली। वो इसे अपना रोल नंबर, क्लास, कॉलेज का पता वगैरह बताकर अपने मुतमईन नजर बताने लगी। ठीक है बेगम साहिबा, आप अपना मोबाइल फोन नंबर भी नोट करा दें। अगर कोई मालूमात लेना हुई तो मैं कॉल करके पूछ लूंगा। इस बात में सर हिलाते हुए इसने अपना मोबाइल फोन नंबर नोट कराया और ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। कबीर दादा के कहने के जाने क्यों इसे भूख महसूस होने लगी, वरना तो इसने नाश्ता ना करने का तहैया किया हुआ था। थाने के सामने गाड़ियां रुकते ही कबीर दादा अंदर की जानिब बढ़ गया। मुहाफिजों को इसने वहीं ठहरने का इशारा कर दिया था। इसे एसएचओ के दफ्तर की जानिब बढ़ते देखकर एक सिपाही ने आवाज देकर रोकने की कोशिश की, मगर वो सुनी अनसुनी करता हुआ दफ्तर में घुस गया। राव अजमल रहीम इसे अच्छी तरह जानता था। इसे देखते ही वो बेइख्तियार अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कबीर दादा आज कैसे भूल पड़े। इसने लहजे में खुशगवारी समझने की कोशिश की, जो बिल्कुल नाकाम हुई। इसी वक्त एक सिपाही पर्सनासी का मुजाहरा करते हुए अंदर दाखिल हुआ। सर, ये 2 चाय ले आओ। एसएचओ ने इसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी थी। वो जी सर कहते हुए वापस लौट गया। एसएचओ की दावत का इंतजार किए बगैर कुर्सी संभालते हुए इसने किसी तमहीद में पढ़ने के बजाय बराह रास्त मतलब की बात शुरू कर दी। यकीनन आप मेरी आमद का मकसद जानते होंगे। जब आप तशरीफ ले ही आए हैं तो बता दें। इसने बैठते हुए मायने खैज लहजे में बोला। तनवीर प्लाजा और अब्बासिया मार्केट के दुकानदारों की शिकायत मौसूल हुई थी। कोई बड़ी बात करे कबीर दादा? ये छोटी मोटी शिकायतें तो आए रोज तो मामूल है। आपका हिस्सा पहुंच गया था? कबीर दादा ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। हाँ, मगर मुझे लगता है इसकी मिकदार कुछ बढ़ा देना चाहिए। इस वजह से कि नादिया अब 10वीं क्लास में पहुंच गई है। कबीर दादा का मायने खैज लहजा किसी तारुफ का मोहताज नहीं था। सुना था कबीर दादा दुश्मन की बहू बेटियों पर नजर नहीं डालता। राव अजमल चेहरे पर खिलने वाली मुस्कुराहट गंभीर संजीदगी में ढल गई थी। कबीर दादा इत्मीनान भरे लहजे में बोला, बिल्कुल, नादिया भी मेरी भांजी भतीजी की तरह है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इसके सर से बाप का साया उठ जाए। कबीर दादा, आप ज्यादती कर रहे हैं। अजमल रहीम को गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। मैं लिख कर दे रहा हूँ कि एसपी जमीर हुसैन ओडो आपके जनाजे में शिरकत से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। शायद पुलिस से दुश्मनी आपको महंगी पड़े। सपनों की दुनिया से बाहर निकलो राव साहब। एसपी जमीर हुसैन की जेर कमान दूसरे थानेदार ऐसी हरकत क्यों नहीं कर रहे?
यकीन मानो जमीर हुसैन तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर फायर कर रहा है। ये कहकर वो उठते हुए बोला, मेरा काम था समझाना, अब बस कल तक इंतजार करूंगा। वो मुड़कर बाहर जाने लगा। बात सुने। इसकी पुकारने पर कबीर दादा रुककर इसकी जाने मुतवज्जा हुआ। 10,000 महाना बढ़ाने से आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, अलबत्ता मेरी लाज रह जाएगी। कबीर दादा के होंठों पर धीमी मुस्कुराहट नमूदार हुई, इस शर्त पर कि ये 10,000 मेरी भतीजी नादिया के जेब खर्च का हिस्सा बनेंगे। मंजूर। राव अजमल के चेहरे पर पहली बार इत्मीनान छलका। आप चाय तो पी लें, उधार रही, कहते हुए वो तेज कदमों से चलता हुआ थाने से बाहर आ गया। जी पाशा दादा, इससे इम्तियाज की आवाज सुनाई दी। पाशा ने पूछा, सुनाओ भाई, कबीर दादा उठा है कि नहीं? हम यहाँ थाने पहुँचे हुए हैं। इतनी जल्दी? पाशा के लहजे में हैरानी थी। रात को कबीर दादा आप लोगों के जाते ही हमें काम पर भेजकर खुद घर चले गए थे, आज सवेरे ही जाग गए। पाशा ने अंदाजा लगाया, शायद इस छोकरी से जान छुड़ाने की खुशी में सवेरे जागे होंगे। इम्तियाज ने हैरानी से कहा, किस छोकरी से? वो नमाजन तो अभी तक घर में है, मगर रात कबीर दादा कह रहे थे कि सुबह सवेरे से घर भेज देगा। इस बारे तो मैं कुछ नहीं जानता। सुबह आते वक्त हस्बे मामूल वो कबीर दादा को छोड़ने दरवाजे तक आई थी और गाड़ियों के घर से निकलने तक दोनों लैला मजनू की तरह एक दूसरे को घूरते रहे। ना कर यार, पाशा के लहजे में तशवीश थी। रात को कबीर दादा इसे वापस भेजने का वादा किया था। इम्तियाज ने ख्याल जाहिर किया, वैसे अजीम को दादा घर में छोड़ आया है, शायद इसे बताया हो कि हमारे निकलने के बाद नमाजन को घर तक छोड़ आए। मैं पता कर लेता हूँ। राब्ता मुनक़ता करके वो अजीम का नंबर मिलाने लगा। जी दादा। अजीम ने फौरन कॉल वसूल की थी। कबीर दादा के गैंग के अफराद पाशा का इतना ही एहतराम करते थे जितना कबीर दादा का, क्योंकि वो जानते थे वो कबीर दादा का कितना चहीता था। पाशा ने बेसब्री से पूछा, यार कहाँ हो? बेगम साहिबा के काम के सिलसिले में कॉलेज आया था। कौन बेगम साहिबा? अजीम ने इत्मीनान से बोला, कबीर दादा की बीवी। कबीर दादा तुम्हें घर क्यों छोड़ गए थे? उन्होंने कहा कि बेगम साहिबा के दाखिले वगैरह का कोई मसला है, मैं इसी से पूछ कर वो काम कर दूं। अच्छा ठीक है। राब्ता मुनक़ता करके वो सोच में पड़ गया। चंद लम्हों बाद वो कबीर दादा का नंबर मिला रहा था। हाँ पाशा, खैरियत तो है? कबीर दादा ने कॉल वसूल करते ही पूछा, खैरियत है दादा, बस एक बात पूछनी थी। तनावुस के अलावा कुछ है तो पूछो। मगर रात को आपने हामी भरी थी। हाँ, मगर अब मैंने सोचा तो मुनासिब ना लगा, जीना मुश्किल दिखाई दे रहा है। पाशा ने बगैर लगी लिपटी रखे पूछा, जब तक आदमी थप्पड़ के हदूद से बाहर हो तो इसी किस्म की बकवास करता है। दादा, मैं थप्पड़ से नहीं डरता, मगर आपकी ताज़ा रविश से डर गया हूँ। बकवास न करो यार, इस लड़की को गुंडे से पनाह देकर मैं खबीसों के टोले के सामने किस तरह फेंक दूं? जानते हो नौशाद आफरीदी, इखलाक हुसैन वगैरह किसी गिद्ध की तरह इस पर नजरें गाड़े हुए हैं। जिस दिन वो घर से चली गई इससे बहुत बुरा बर्ताव करेंगे, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए, और इस वक्त मैं इसकी कोई मदद भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं इससे रिश्ता खत्म कर चुका हूँ और एक अनजान लड़की के लिए किसी गैंग के सरबराह को मैं कुछ नहीं कह सकूंगा। पाशा इसकी बातों को खतर में ना लाते हुए बोला, इस मुतालिक हम पहले भी बात कर चुके हैं, आपने अवाम का ठेका नहीं ले रखा। कबीर दादा इस ताल्लुक के बाद वो आम नहीं थी। कबीर दादा जिससे शख्स को अपना दीवाना बनाने वाले आम कैसे हो सकती है? कबीर दादा जिद होते हुए बोला, यार ऐसी कोई बात नहीं, तुम बस बात का पतंगा बना रहे हो। मैं शाम को कोठी पर आ रहा हूँ, देखूं तो है कैसी। आज शाम को इखलाक हुसैन के यहाँ दावत है, वहीं मुलाकात होगी। ओह, मुझे तो भूल ही गया था। हाँ, तुम्हें बस उस्ताद पर बकवास करना याद रहता है। कबीर दादा ने मुंह बनाते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। थाने से निकलते ही कबीर दादा ने ड्राइवर को बरकत के अड्डे पर जाने का बता दिया। बरकत ही तनवीर प्लाजा और अब्बासिया मार्केट के दुकानदारों से भत्ता वसूल किया करता था। रास्ते ही में इससे पाशा की कॉल मौसूल हुई। इससे बात खत्म करने तक वो बरकत के अड्डे पर पहुंच चुके थे। कबीर दादा की गाड़ी देखते ही वो भागता हुआ करीब पहुंचा। मर्सिडीज का दरवाजा खोलकर इसने कबीर दादा को बाहर आने की दावत दी। क्या चल रहा है? कबीर दादा ने गाड़ी से निकलने की जरूरत नहीं समझी थी। छोटा सा मसला चल रहा था, इस बारे अजीम को बता दिया था। कबीर दादा ने कहा, वो मसला हल हो गया है, अभी थानेदार ही से मिलकर आ रहा हूँ, इसके अलावा कुछ है तो बताओ। थानेदार राव अजमल के माहाना खर्च में 10,000 का इजाफा कर दो, और इसके बाद अगर इसके थाने का कोई सिपाही गड़बड़ की कोशिश करे तो फिर कोई दूसरा इलाज ढूंढेंगे। जी दादा। बरकत ने इस बात में सर हिला दिया। दफ्तर चलो। ड्राइवर को मुखातिब होते हुए इसने बात खत्म करने का इशारा दिया। बरकत कार के दरवाजे से पीछे हटा और ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। इसका रुख कंपनी ऑफिस की तरफ था। कंस्ट्रक्शन कंपनी इसका काला धन छुपाने की आड़ थी। वो हफ्ते 10 दिनों में ही चंद मिनटों के लिए दफ्तर का चक्कर लगाता था, वरना कंपनी का सारा काम मैनेजिंग डायरेक्टर के जिम्मे था।
ऑफिस में बैठकर इसने चाय पीने के दौरान एमडी से चंद मिनट की गपशप की, काम के बारे में सरसरी सा पूछा और दफ्तर से बाहर निकल आया। एमडी कबीर दादा की असल शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ था, इस वजह से इसे कभी हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं हुई थी। यूं भी कबीर दादा के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी की कोई अहमियत नहीं थी। कार में बैठे हुए इसने ड्राइवर को होटल जाने का कहा। होटल के तहखाने में बहुत बड़ा जुए का अड्डा था जो कबीर दादा ही की सरपरस्ती में चल रहा था। होटल की पार्किंग में कार रुकते हुए ड्राइवर ने झिझकते हुए पूछा, दादा अगर चंद मिनट यहाँ गुजारने हैं तो मैं सामने शॉपिंग प्लाजा से थोड़ी खरीदारी कर लूं। शॉपिंग प्लाजा होटल से मुखालिफ जानिब बना था, दरमियान में से एक सड़क गुजरती थी। चले जाओ, मुख्तसर कहते हुए वो कार से उतरकर होटल की अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। चारों मुहाफिज इसके पीछे चल पड़े थे। होटल के हॉल में रश न होने के बराबर था, अलबत्ता सीढ़ियों से उतरते हुए वो नीचे पहुंचे। दरवाजे पर खड़े मुहाफिज इसे देखते ही मोदबाना लहजे में सलाम करते हुए दरवाजा खोल दिया। तहखाने में काफी रश था। मुख्तलिफ मेजों पर जुआरी हाथों में ताज के पत्ते थामे अपनी किस्मत आजमाई कर रहे थे। कुछ जुआरी मशीनों पर मुकद्दर में लिखा पैसा ढूंढ रहे थे। कबीर दादा दाएं बाएं सरसरी नजर दौड़ाता हुआ एक कोने में बने हुए काले शीशे के कैबिन की तरफ बढ़ गया। इसके चारों मुहाफिज जुआ हाल में ही खाली कुर्सियों पर बैठ गए थे। पेरे ने फौरन उनके सामने शराब की बोतल और गिलास लाकर रख दिए थे। शीशे के कैबिन के सामने भी एक हथियार बरदार खड़ा था। कबीर दादा को देखते ही इसने सलाम करते हुए दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते की आवाज पर घूमने वाली कुर्सी पर बैठे मध्य नकोश वाले शख्स दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुआ। कबीर दादा को देखते ही वो हड़बड़ा कर खड़ा हुआ और इसके साथ ही अपनी कुर्सी छोड़कर एक तरफ होते हुए बोला, सलाम दादा। सर की हल्की सी जंबिश से इसके सलाम का जवाब देते हुए कबीर दादा घूमने वाली कुर्सी पर बैठ गया। बैठो अरशद, इसे बैठने का इशारा करके कबीर दादा दीवार में लगी बड़ी स्क्रीनों की तरफ मुतवज्जा हुआ, जहां मुख्तलिफ मेजों और जुआ मशीनों का मंजर नजर आ रहा था। कैसा चल रहा है? लम्हा भर की खामोशी के बाद वो मुस्तफसर हुआ। बहुत अच्छा दादा। बोतल से शराब का गिलास भरकर कबीर दादा के सामने रखते हुए अरशद ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया। कबीर दादा ने गिलास से घूंट लेते हुए पूछा, कोई मसला? कोई नहीं। इसने नफी में सर हिला दिया। पुलिस की तरफ से तो कोई परेशानी नहीं हो रही? नहीं दादा। अरशद का जवाब एक बार फिर नफी में था। वो गिलास में बची बकिया शराब एक सांस में हलक में उड़ेलते हुए वो खड़ा हो गया। खाने का वक्त है। अरशद ने खड़े होते हुए पूछा। शुक्रिया। कबीर दादा ने दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिया। अरशद ने भागकर दरवाजा खोला और इसके बाहर निकलते ही इसके पीछे चलने लगा। चारों मुहाफिज भी इसे देखते ही खड़े हो गए थे। तहखाने के दरवाजे तक अरशद इसके साथ गया था। पार्किंग में जाते ही इसकी नजर सड़क पार करते ड्राइवर पर पड़ी। इसने हाथ में शॉकर पकड़ा हुआ था। एकदम इसके जहन में शाम की दावत का ख्याल आया और इसने डैशबोर्ड खोलकर बड़ी मालियत के नोटों की आधी गड्डी उठाकर जेब में डाली और शॉपिंग प्लाजा की तरफ चल पड़ा। मुहाफिजों को इसने वहीं ठहरने का इशारा कर दिया था। सड़क अबूर करके वो एक दुकान में दाखिल, जिसके सामने औरतों के मुजस्मों पर फैशनेबल सूट चढ़ाकर शोपीस के तौर पर खड़े किए गए थे। दुकान में दाखिल होते ही इससे ख्याल आया कि तनाउश का नाप वगैरह तो इसे मालूम ही नहीं था और जिस किस्म की वो लड़की थी यकीनन इसने कभी रेडीमेड कपड़े खरीदे भी नहीं होंगे। वो मायूस होकर वापस मुड़ने ही लगा था कि इस नजर शोकेस के सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। जिस्मानी खालो खत के लिहाज से वो तनावुश के बिल्कुल मशाबे थी। सेल्समैन से किसी चीज की कीमत दरियाफ्त करके इसने अपना पर्स खोलकर अंदर नजर दौड़ाई और मायूसी से सर हिलाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। काली कमीज के नीचे इसने नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। बहन बात सुनो, कबीर दादा ने इसे झिझकते हुए मुखातिब किया। वो कबीर दादा से चंद कदम के फासले से गुजर रही थी। इसकी आवाज सुनते ही इसने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा और किसी को मौजूद ना पाकर दोबारा कबीर दादा को देखते हुए इसने अपनी जानिब उंगली का इशारा करते हुए इस्तेफामिया इशारा किया। हाँ, आपसे मुखातिब हूँ। कबीर दादा ने असबात में सर हिलाया। जी भाई। इसके करीब रुकते हुए वो मुस्तफसर हुई। अगर खफा ना हो तो एक छोटी सी मदद दरकार थी। जी भाई बोले। इसके लहजे में शकूक की परछाइयां नजर आ रही थी। मैंने अपनी बीवी को तोहफा देने के लिए एक सूट लेना था, लेकिन इसके नाप का मुझे मालूम नहीं है और इत्तेफाक से आपका कद वगैरह बिल्कुल इससे मुशाबे है। क्या आप इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती हैं? कॉल कर लो। इसने मशवरा देने में देर नहीं लगाई थी। वो हंसा। फिर तोहफा ले जाने का मजा बाकी नहीं रहेगा। चले, आप सूट पसंद करें, मैं सेल्समैन को नाप बता देती हूँ। इसने मजीद तकरार से गुरेज किया था। अगर इतनी मेहरबानी कर रही है तो अपनी पसंद ही का एक सूट दिखा दे। कबीर दादा को गहरी नजरों से घूरते हुए वो पीछे मुड़ी और सेल्समैन के करीब पहुंचते हुए कहने लगी, वो सूट देना। इसने उंगली से इशारे से हैंगर में लटकते एक सूट की तरफ इशारा किया।
शायद थोड़ी देर पहले भी वो इसी सूट का पूछ रही थी। काली जीन्स और हल्के गुलाबी रंग की फूलदार कमीज, मुझे तो ये पसंद है और ये मेरे नाप के मुताबिक है। वो पास खड़े कबीर दादा को कहकर वो जाने के इरादे से मुड़ी। ठहरो बहन, कबीर दादा इसे रोकते हुए सेल्समैन को मुखातिब हुआ। इसी नाप और रंग में 2 सूट अलहदा अलहदा पैक कर दें। जी भाई। कबीर दादा के कुछ ना कहने पर वो पूछने लगी, 1 मिनट। कबीर दादा इसे बताए बगैर सेल्समैन की तरफ मुतवज्जा रहा। दोनों सूटों के पैक होते ही इसने एक पैकेट इस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये आपके लिए। मगर नहीं सर, मैं ये कैसे ले सकती हूँ। लड़की ने इनकार में सर हिलाया। वो हंसा, भाई समझकर मदद की है, बहन समझकर दे रहा हूँ। मगर भाई ये बहुत कीमती है। इसके इनकार पर दरार पड़ती देख कर कबीर दादा ने कहा, हाँ आप खुद एतराफ कर चुकी हैं कि आपकी कुव्वत खरीद से बाहर है, इसीलिए तो दे रहा हूँ। इस लड़की ने झिझकते हुए इसके हाथ से पैकेट लिया और शुक्रिया भाईजान कहते हुए चल दी। कबीर दादा इन सूटों की अदायगी के लिए कैश काउंटर की तरफ बढ़ गया। बिल अदा करके वो बाहर निकला। वो लड़की सड़क के किनारे खड़ी इसी दुकान की तरफ मुतवज्जा थी। शायद इसे अभी तक कबीर दादा की मेहरबानी की समझ नहीं आ रही थी। कबीर दादा को दुकान से निकलते देखकर वो बजाय सामने देखने लगी, मगर कबीर दादा जानता था कि वो किन अखियों से इसी की तरफ मुतवज्जा है। अपनी बेवकूफी पर वो दाएं बाएं सर मारता हुआ सड़क अबूर करने लगा। तनावुश को घर लाने के बाद इससे मुसलसल ऊट पटांग हरकतें सरजद हो रही थी। इसे करीब आता देखकर ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोल दिया। अंदर बैठते हुए इसने सड़क के पार निगाह दौड़ाई। वो लड़की अभी तक सड़क के किनारे खड़ी इसकी तरफ मुतवज्जा थी। घर चलो, वो ड्राइवर को मुखातिब हुआ और इसने जी दादा कहते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं कसम खा सकता हूँ कि दादा ने इस नमाज़न के लिए खरीदारी की है। इम्तियाज दूसरे मुहाफिजों को मुखातिब था। बख्श हंसा, यार तुम तो पक्के ही इस बेचारी के पीछे पड़े हो। इम्तियाज ने कहा, इसने भी तो हमारे बॉस को हर काम से निकाल दिया है। इस गरीब का क्या कसूर। बाकिर का वोट भी बख्श की तरफ था। कसूर तो है ना वो इतने खूबसूरत और मासूम होती, न कबीर दादा इससे पर बुरी तरह से फरिश्ता होते। पुत्र, जिस दिन कबीर दादा ने ये हर्जा सराई सुन ली, तुम्हारा दुनिया में आखिरी दिन होगा। पाशा दादा, इसे बात हुई है, इसका वोट भी मेरे हक में है। इम्तियाज ने छाती पे लाई। बख्श इसे तंबीह करते हुए बोला, इससे अपना मवाजना ना करो, वो कबीर दादा का लाडला है। या मैंने कबीर दादा के खिलाफ तो कोई बात नहीं की ना। इम्तियाज ने फौरन सफाई पेश की। बाकिर ने कहका लगाते हुए कहा, अगर तुम्हें बकौल वो नमाज़न कबीर दादा को इतनी प्यारी है तो सोच लो इसके खिलाफ कोई बात सुनकर कबीर दादा तुम्हारा क्या हशर करेगा। मेरी तौबा यार, आप लोग तो पीछे ही पड़ गए हो। इम्तियाज कानों को हाथ लगाते हुए अपने मौकफ से हट गया। इनकी गपशप के दौरान वो घर के करीब पहुंच चुके थे। कबीर दादा की कार को गेट की तरफ मुड़ते देखकर इम्तियाज से रहा नहीं गया। खुद देख लो, 1 बजे वापस पहुंच गए हैं। कल भी करीबन इसी वक्त पहुंचे थे और इससे कबल 5 बजे से पहले कभी कोठी का गेट नहीं देखा था। आम खाओ जिगर, पेड़े न गिनो। अगर इसकी वजह से जल्दी घर आ जाते हो तो इसे दुआएं दो। इस नमाज़न को हम जैसे गुनाहगारों की दुआ की क्या हाजत। इस मतबा इम्तियाज के लहजे में हल्का सा दुख हल्कोले ले रहा था। कार से उतरते हुए कबीर दादा को तनावुश के चेहरे पर सब खुशी वाज़े नजर आ रही थी। यकीनन वो इसके जल्द लौट आने पर खुश थी। मेरे लिए खरीदारी की है। इसके करीब पहुंचने पर तनावुश ने शरारती लहजे में पूछा। हाँ, कहते हुए वो आगे बढ़ गया। सच? खुशी से चहकते हुए इसने उकब ही से इसके हाथ से शोफर झपट लिया था। कमरे में दाखिल होने तक वो शोफर से तेज शुदा सूट निकाल कर खोल चुकी थी। ये क्या, नजर नहीं आ रहा है क्या? सोफे पर इसे संभालते हुए कबीर दादा ने तीखे लहजे में पूछा। तनावुश के हवाले वो सूट करते हुए इसे अजनबी लड़की को सूट देने से भी ज्यादा खफत हो रही थी। मुझे शौक नहीं है तुम्हारे लिए खरीदारी करने का। आज शाम को दावत थी, सोचा नया सूट खरीद लूं। तनावुश ने साफ गोई से कहा, आपकी ख्वाहिश पर तो नहीं, अलबत्ता हुक्म पर ये पहन सकती हूँ। इसने मुंह बनाते हुए कहा, रहने दो, मैं फजूल बातों में अपना हुक्म जाया नहीं किया करता। खफा हो गए? तनावुश ने इसके चेहरे पर नाराजगी के असरात तलाश करने की नाकाम कोशिश की। मेरा ख्याल है हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता जो मौजूद नहीं जिसमें नाराजगी का पहलू निकल सके। कबीर दादा ने इसके नाजुक एहसासात पर बहुत गहरी चोट लगाई थी। तनावुश के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने नाराजगी का इसलिए पूछा है कि जल्दबाजी में ये कह गई कि आपकी ख्वाहिश पर ये कपड़े नहीं पहनूंगी। मुझसे गलती ये लिबास खरीदने में हुई। बाकी हकीकत ये है कि मुझे मालूम नहीं औरतें किस किस्म का लिबास पहनना पसंद करती हैं। तनावुश शौक लहजे में बोली, बाकी औरतों को छेड़े, मेरी बात करें और मैं जो पसंद करती हूँ रोजाना वही तो पहना होता है। इसमें न जानने के क्या मायने। कबीर दादा ने बज़ाहिर गुस्से भरी निगाह इसके शौक भरी मासूम चेहरे पर डाली, मगर मुंह से कुछ कहे बिना इसे घूरने लगा।
खाना खाएंगे? वो इसके बूट खोलते हुए मुस्तफसर हुई। कभी दिन का खाना घर खाया तो नहीं है, चलो आज खा लेता हूँ। इतना एहसान ना किया करे जो उतारे ही ना जा सके। इसके घुटनों पर तोड़ी फेंकते हुए वो ममनूनियत से बोली। कबीर दादा ने इसके लहजे में तंज की आमेज़श तलाश करने की कोशिश की मगर कामयाब न हो सका। वो जान छुड़ाने के अंदाज में बोला, अच्छा फजूल बातें छोड़ो, खाना ले आओ। विजिटिंग कार्ड तो मिल गया था ना? तनाउश ने मायने खैर लहजे में पूछा। हाँ, वो नजरें चुरा गया था। मैंने नाश्ता कर लिया था। ना जाने वो इसे मुतला कर रही थी या वादा याद दिला रही थी। वो चिढ़कर बोला, बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा, आप हर वक्त इतने उकड़े उकड़े क्यों रहते हैं? वो इसके साथ ही जुड़कर बैठ गई थी। शायद तुम खाना ला रही थी। इसने तनाउश की बात का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की थी। अच्छा, शाम को कॉलेज वाली यूनिफॉर्म पहन लो। वो बुरा मनाए बगैर शुरू हुई रही। इन कपड़ों में तुम इतनी भी अच्छी नहीं लगती हो कि हर वक्त पहने रखो, और 3-4 जोड़े सिलवा लो। अच्छा लगने की वजह से नहीं सिलवाए फिर? वो दुखी लहजे में बोली। गरीबों की जिंदगी नजरिया जरूरत के तहत ही गुजरती है। आम कपड़ों के बगैर तो गुजारा हो जाता था, कॉलेज यूनिफॉर्म के बगैर नहीं। इसी वजह से मैं आम कपड़ों की जगह भी कॉलेज यूनिफॉर्म ही सिलवा लेती थी, और इतने पैसे अम्मी जान के पास भी नहीं होते थे कि मेरी ख्वाहिशात पूरी करती रहती। कबीर दादा के दिल में हल्की सी नदामत नमूदार हुई। वो बात बताते हुए बोला, अगर कपड़े लेने हैं तो अभी अजीम के साथ ले जाकर खरीद लो। शुक्रिया। वो इसके जूते उठाकर रेक की तरफ बढ़ गई। कबीर दादा खामोश बेटा इसे घूरता रहा गया। इसका शुक्रिया कहना इसे अच्छा खासा तंजिया लगा था। तकरीब के लिए इसने शादी के दिन वाले कपड़े पहने थे। हसन सजावट या पहनावे का मोहताज नहीं हुआ करता। तनाउश इन आम और सस्ते कपड़ों में भी बहुत नुमाया लग रही थी। तैयार होकर वो कबीर दादा को मुखातिब हुई। बताइए ना कैसी लग रही हूँ? जैसी हो वैसे ही लगोगी। कैसी हूँ भला? खामोश रहना तो इसने सीखा ही नहीं था। मुझे नहीं पता, और इस किस्म के फजूल सवाल मुझसे मत किया करो। वो इसके सरापे से निगाहें चुरा गया था। तो किससे पूछूं? इसने शरारत भरे लहजे में पूछा। क्या मेरा किसी और से पूछना आपको बुरा नहीं लगेगा? इसने कलाई पर बंदी घड़ी पर निगाह दौड़ाते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। चलो देर हो रही है। तनावश के बहुत से सवालों के तरह इस सवाल का जवाब भी वो गोल कर गया था। वो होंठों पर मुस्कुराहट बिखेरते इसके पीछे बढ़ गई। वो बचपन ही से ऐसी थी, बहुत ज्यादा बातूनी, शौक और नटखट। दिलावर शेख की वजह से इसकी हंसी कहीं गायब हो गई थी, जो दिलावर की मौत के साथ वापस पलट आई। कबीर दादा को छेड़ते हुए इसे और भी लुत्फ आता था। न जाने पहले ही दिन इसे क्यों यकीन हो गया था कि कबीर दादा इसे पसंद करता है। औरतों की फितरत अल्लाह पाक ने ऐसी ही बनाई है कि वो खुद पर पड़ने वाली निगाहों को फौरन पहचान जाती है। इसके लिए हिरस हवस में डूबी निगाहों और खड़ूस भरी निगाहों में फर्क करना कोई मुश्किल नहीं था। दिलावर शेख और खावर शेख की गंदी निगाहें इसे भूली नहीं थी। इसके बरक्स कबीर दादा ने अभी तक तो मोहब्बत या चाहत का इजहार किया था और ना इसकी कोई तारीफ ही की थी। इसके बावजूद जाने क्यों इसे लग रहा था कि वो इसके लिए बहुत अहम है। इसकी तरफ से बेजारी और खौफ का मुसलसल इजहार भी तनामुश को मसनूई लगता था। इसके बार बार ये कहने पर कि वो जल्दी से तलाक देकर घर भेज देगा, तनामुश को यूं लगता था जैसे वो खुद यकीन दिला रहा है कि वो इसे छोड़ देगा। इसकी इन्हीं कैफियत से जुर्रत पाकर तनामुश इस हद तक उतर आई थी कि शराब की अलमारी को भी ताला लगाकर इस पर अपनी अहमियत जताना शुरू कर दी थी। मगर इसके बावजूद ये खौफ और अंदेशा इसके दिल में पहले दिन से मौजूद था कि कबीर दादा की पसंद पर किसी भी वक्त इसकी लाभ वाली फितरत और एक गैंग के सरबराह होने का ज़म हावी हो सकता था। ड्राइंग रूम के दरवाजे के करीब पहुंचते हुए अचानक इसे अपने मोबाइल फोन याद आया, जो वो तुपाई पर भूल कर आ रहा था। तुम जाओ, मैं 1 मिनट में आया। बजाय तनावश को बताने के वो खुद कमरे की तरफ बढ़ गया। वो सर हिलाती हुई आगे बढ़ गई। कबीर दादा का इसको कोई काम खुद से ना बताना भी ये जाहिर करता था कि वो इससे पहलू तही की कोशिश में मसरूफ है। मुहाफिज और ड्राइवर तैयार खड़े थे। कबीर दादा के मोबाइल फोन को उठाकर दरवाजे तक पहुंचते तक तनावुश कार के करीब पहुंच चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। आजम ने फौरन मोदबाना अंदाज में इसके लिए उगबी निशेष का दरवाजा खोल दिया। मुझे बेगम साहिबा नहीं दादी कहा करो। इसके करीब रुकते हुए वो बज़ाहिर संजीदा लहजे में बोली थी। दादी? अजीम हकला गया था। हाँ, वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली। कबीर को दादा कहते हो तो इस लिहाज से मैं तुम्हारी दादी हुई ना? कबीर दादा के कानों तक भी ये बात पहुंच गई थी। बेसाख्ता उमड़ पड़ने वाले कहकहे को रोकने के लिए वो एकदम मुड़कर पर्दे की ऊँट में हो गया। तनावुश दादी तस्वुर की स्क्रीन पर इसे अपने आदमी कहते हुए सुनाई दिए। बड़ी मुश्किल से हंसी रोक कर इसने चेहरे पर दोबारा संजीदगी तारी की और बाहर निकल आया।
वो उग्र नशिस्त पर बैठ चुकी थी। अजीम ने कबीर दादा के लिए दूसरा दरवाजा खोला और इसके नशिस्त संभालते ही दरवाजा बंद कर दिया। गाड़ी के आगे बढ़ते ही वो खसक कर इसके करीब हो गई थी। खिड़की की तरफ सिमटते हुए कबीर दादा ने इसे फुर्तीली नजरों से घूरा, मगर वो बेनियाज बनी बैठी रही। वो जानता था कि मुंह जबानी कहने पर इसे उल्टा ही जवाब मिलता और अपने मुलाजमे के सामने वो कोई उल्टी बात नहीं सुनना चाहता था। इसके तमाम आदमी इससे यूं खौफ खाते थे जैसे प्राइमरी के तालिबे इल्म उस्ताद से डरते हैं, जबकि तनावुश इसके गुस्से और रौब को किसी खातिर नहीं लाती थी। वो शर्मीली, मासूम और कम गो नजर आने वाली छोटी सी उम्र की लड़की इतनी शौक और तेज होगी, ये कबीर दादा ने सोचा भी नहीं था। हर बार कबीर दादा ये सोच कर तरा देते जाते कि वो 2-3 दिन बाद इसने चले जाना है, मगर कभी कभी इसे खुद भी वो 2-3 दिन गुजरते नजर नहीं आते। वो खुद को ये कहकर तसल्ली देने लगता कि इखलाक हुसैन जैसे आदमियों से बचाने के लिए इसने वक्ती तौर पर इसे रख लिया है। इखलाक हुसैन की कोठी की दीवार के साथ काफी गाड़ियां एक तरतीब के साथ पार्क थी, लेकिन इसकी गाड़ी सीधा गेट पर जा रुकी थी। मुहाफिज ने अलबत्ता अपनी जीपें बाहर ही पार्क करके पैदल गेट की तरफ बढ़ गई थी। चौकीदार ने कबीर दादा को पहचानते ही दरवाजा खोल दिया। ड्राइवर गाड़ी अंदर ले गया। कोठी के वसी लॉन में रंग नूर का सैलाब आया हुआ था। ड्राइवर ने गाड़ी सीमेंट की पुख्ता रविश पर रोकी। अजीम ने जल्दी से उतरकर कबीर दादा के लिए दरवाजा खोल दिया। तनामुश अजीम का इंतजार करने के बजाय खुद दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। इनके उतरते ही ड्राइवर गाड़ी को गिराज की तरफ ले गया। इनकी गाड़ी को देखते ही इखलाक हुसैन खुशामदीद कहने के लिए इनकी तरफ आ गया था। कबीर दादा इसे मुसाफिया करके इसने गहरी निगाह तनाउश पर डालते हुए कहा, तशरीफ आवरी के लिए शुक्रिया भाभी। इसके साथ ही इसने हाथ से इन्हें तरतीब से लगे हुए सोफों की तरफ बढ़ने का इशारा किया। तनाउश का ऐसी तकरीब में शिरकत का पहला मौका था। इससे पहले वो मोहल्ले की शादियों वगैरह में तो शामिल हो चुकी थी, मगर इन तकारीब और हालिया तकरीब में जमीन और आसमान का फर्क नजर आ रहा था। तकारीब को दौलत ही से 4 चांद लगाए जा सकते हैं, और इखलाक हुसैन शाह के पास दौलत की कौन सी कमी थी। तनाउश हल्की सी नर्वस हुई, मगर फिर अपने साथ कदम मिलाकर चलते हुए कबीर दादा को देखते ही इसके दिल से तमाम खौफ और डर भाग गए थे। वो पुरअज़्मात अंदाज में सोफों के करीब पहुंची। वहां ऊंची सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले मर्द और जन आला पहनाव में बुरा जमान थे। औरतों ने खूब मेकअप थोपा हुआ था। इनके चमकते दमकते लिबास के मुकाबले में तनाउश का सस्ता और आम लिबास तसीक और इस्तिताह का नमूना ही था। वो चेहरे पर खुद एतमादी पैदा किए कबीर दादा के साथ बैठ गई। ज्यादातर हाजिर की निगाहें तनाउश के चेहरे का तवाफ कर रही थी, और इसकी वजह कबीर दादा के इस शादी का मामला था। काफी लोग इस लड़की को देखने के ख्वाहां थे जिसने कबीर दादा जैसे अखड़ को अपने बस में कर लिया था। वो चोरते दबी जबान में हंसते हुए इसके लिबास और सर से लिपटे दुपट्टे का मजाक उड़ाने लगी। पाशा अपने साथ बैठे काशिफ राजपूत को मुखातिब हुआ। काशिफ दादा, मुश्किल है कि कबीर दादा इस लड़की को तलाक दे। इतनी मासूम और पाकीज़ा सूरत लड़की से जान छुड़ाना आसान काम नहीं है। काशिफ ने मुंह बनाते हुए कहा, यूं बदफाल तो मुंह से ना निकालो यार। इसी वक्त नौशाद हाफिज ने इखलाक हुसैन के कान में सरगोशी की, शाहजी इस खबीस का बावलापन समझ में आ रहा है। इखलाक हुसैन ने भी इसकी तरह सरगोशी की। कहा था ना, लाखों करोड़ों में एक है। यकीन करो, हंसती है तो इंसान को कुछ होने लगता है। नौशाद अफरीदी नादीदेपन से होंठों पे जबान फैलता हुआ बोला, अब तो इस बुलबुल को हासिल करने का इरादा मजीद पुख्ता हो गया है, मगर इस खबीस देव से निपटे बगैर तो ये बुलबुल हाथ आने वाली नहीं। इखलाक हुसैन के लहजे में कबीर दादा के लिए नफरत ही नफरत उबल रही थी। नौशाद बेपरवाही से बोला, इसका हल मैंने सोच लिया है। कौन सा हल? इखलाक हुसैन मुस्तफसर हुआ। नौशाद झल्लाते हुए बोला, वही यार, तुम्हें 10 दफा तो बचा चुका हूँ। इसकी पुरहवस निगाहें अभी तक तनाउश के मलिह चेहरे पर गड़ी थी। कबीर दादा शहाब के साथ बैठ गया। तनाउश भी इसके पहलू में जम गई थी। इन सोफों पर ज्यादातर मर्द ही बैठे थे। औरतों की टोलियां दाएं बाएं खड़ी गप्पे हाँक रही थी, या कुछ मर्दों से थोड़े फासले पर सर जोड़े बैठी रही। बावर्दी बेरे हाथों में ट्रे उठाए मेहमानों को मुख्तलिफ मशरूबात पेश कर रहे थे। इनमें आम मशरूबात के अलावा शराब भी फरावानी से पेश की जा रही थी। इखलाक हुसैन शाह जैसे शख्स को किसी कानून वगैरह की क्या परवाह हो सकती है, बल्कि कानून खुद वहाँ एसपी जमीर हुसैन और दर्जन भर इंस्पेक्टरों की सूरत में इस हराम मशरूब को जायज और हलाल करार देने की दलील दे रहे थे। मशरूब पेश करने वाला एक बेरा ट्रे में दर्जन भर गिलास सजाए कबीर दादा के करीब हुआ। शहाब से बातें करते हुए कबीर दादा ने विस्की का गिलास उठा लिया। पेरे ने ट्रे तनाउश के सामने पकड़ी। कबीर दादा की नकल करते हुए इसने भी एक गिलास उठा लिया था, क्योंकि वहां मौजूद ज्यादातर खवातीन और हजरात के हाथों में गिलास नजर आ रहे थे।
तो दोस्तों कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा है तो आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और नए आने वाले दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।